बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने बोहर का एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया और आपने देखा कि एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। ये हम लोगों ने जाना लास्ट लेक्चर में कि बोहर ने जब ये पोस्टुलेट्स दिए तो खुद बोहर नहीं जानता था कि इनकी फिजिकल रीजन, इनकी वजह क्या है। उसने बस पोस्टुलेट्स तो दे दिए लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह स्टूडेंट्स जस्टिफाई की डी ब्रोगले ने। तो इस वजह से आज के आर्टिकल का नाम है डी ब्रोगलेज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। इंटरप्रिटेशन मतलब तशरीह की या एक्सप्लेन किया, जस्टिफाई किया डी ब्रोगले ने बोहर के उन पोस्टुलेट्स को जिसकी खुद वजह बोहर भी नहीं जानता था। तो स्टूडेंट्स, अब वो क्या वजूहात हैं और वो क्या जस्टिफिकेशन है जो डी ब्रोगले ने दी, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, बोहर की थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट बातें थी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, आज भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, ये आप लोगों ने आर्टिकल इस तरह से नहीं लिखना, ये सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए है। इस आर्टिकल में क्या डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट बोर्ड में करेंगे, लेकिन आइए पहले समझते हैं कि डी ब्रोगले ने क्या बातें कही और क्यों कही। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बोहर की थ्योरी में हमेशा से इलेक्ट्रॉन को क्या इमेजिन किया, एक पार्टिकल इमेजिन किया। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने हमेशा आपके सामने जब भी इलेक्ट्रॉन को बनाया तो एक पार्टिकल बनाया जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, उस वक्त एक थ्योरी थी और वो थ्योरी ये कहती थी कि जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी जो है वो लूज करेगा और करते करते वो एक वक्त आएगा क्योंकि न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, इस तरह से मॉडल जो है ये तो कोलैप्स हो जाएगा, एटम तो सस्टेन नहीं कर सकता। तो बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा हकीकत में तो एटम सस्टेन कर रहा है ना, तो फिर आप एक काम करें, आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो रेडिएट नहीं करता, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी वो रिवॉल्व करता है। उससे पूछा गया भाई ऐसा क्यों है, उसने कहा ये मुझे नहीं मालूम, बस मुझे ये मालूम है हकीकत में होता ऐसे है। तो इसका मतलब ये जो पोस्टुलेट था बोहर का, बोहर को खुद नहीं पता था इसकी वजह क्या है। तो वो बात मैंने लिखी है कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल ऑर्बिटिंग, ऑर्बिट करते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करते, जो कि पहले समझा जाता था। लेकिन क्योंकि उसको इसकी वजह ही नहीं पता, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल सपोज करें तो फिर तो उसको रेडिएट करनी चाहिए एनर्जी, क्योंकि वो एक्सेलरेटिंग चार्ज बन जाता है। तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा रेडिएट एनर्जी? अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें? तो डी ब्रोगले ने बोला कि आपको थोड़ी देर के लिए समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर पार्टिकल समझे तो फिर तो वही बात है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन को क्या सपोज करें? तो डी ब्रोगले ने अजीब बात की और सुनिएगा वो क्या बात है। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। स्टूडेंट्स, बहुत अजीब बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। वेव और पार्टिकल में फर्क क्या है? पहले तो आप लोग ये देखें कि अगर मेरे पास यहां एक पार्टिकल मूव करता दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्टिकल में एक खास बात है कि मैं जिस वक्त चाहूं इसकी स्पेसिफिक पोजीशन फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि पार्टिकल यहां है और इस लम्हे यहां है, इस लम्हे यहां है, तो मैं यहां पर पार्टिकल को जब चाहूं उसकी स्पेसिफिक पोजीशन मालूम कर सकता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स, वेव में एक खास बात है कि अगर मेरे पास वेव को मैं इमेजिन करूं यहीं पर, तो वेव तो यहां से यहां तक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि वेव कहां है तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं कि वेव यहां है? नहीं, आप कहेंगे सर ये सारी तो वेव है। तो वेव के बारे में आप कैसे बता सकते हैं कि वेव कहां है? क्योंकि वेव स्पेस में एक पोजीशन नहीं रखती, बल्कि वेव स्पेस में स्प्रेड होती है, फैली होती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि वेव कहां है तो मैं कहूंगा भाई यहां से यहां तक वेव ही वेव है। तो स्टूडेंट्स, ये वेव और पार्टिकल में देखें आप लोग कितने मेजर फर्क हैं। तो बोहर और डी ब्रोगले में भी इतने ही मेजर फर्क है। तो बोहर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और डी ब्रोगले क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। अब हम इलेक्ट्रॉन को अगर वेव इमेजिन करें तो अगली बात देखते हैं। बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, तो फिर डी ब्रोगले तो अब क्या कह चुका है? उसको वेव कह चुका है। अब वो सोचेगा यार, मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वेव कह रहा हूं तो मुझे कोई ऐसी वेव सोचनी पड़ेगी या ऐसी वेव ढूंढनी पड़ेगी जो एनर्जी लूज ना करे, एनर्जी को किसी जगह पर कन्फाइंड करे, पकड़ के रखे। ये कौन सी वेव है? जब उसने देखा तो उसे पता चला यार एक ऐसी वेव एग्जिस्ट करती है, और वो आप लोगों ने भी पढ़ी हुई स्टूडेंट्स, वो है स्टेशनरी वेव। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ये अगर दो बैरियर्स के दरमियान मेरे पास एक स्ट्रिंग हो फ्लेक्सिबल, और मैं इस स्ट्रिंग को प्लग करूं तो आप देखेंगे इसमें वेव्स जनरेट होंगी। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो वेव है ये इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट तक जाती है और वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, और इसी दो बैरियर्स के दरमियान ही हमेशा ये ऑसिलेशंस रहेंगी।
यानी ये एक ऐसी वेव है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, बल्कि ये एक ऐसी वेव है जो एक जगह के अंदर कन्फाइंड रहती है। तो इसका मतलब हम क्या इलेक्ट्रॉन को ऐसी वेव की सूरत में इमेजिन कर सकते हैं कि वो एनर्जी रेडिएट ना करे? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ऐसी वेव एग्जिस्ट करती है। और वो कौन सी वेव है? वो स्टेशनरी वेव है। तो उसने इलेक्ट्रॉन को वेव बोला। तो फिर अगली बात थी कि अगर वो वेव है तो उसको एनर्जी रेडिएट नहीं करनी चाहिए। क्या कोई ऐसी वेव है जो एनर्जी रेडिएट नहीं करती? बिल्कुल जी। उसके जवाब में उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ स्टेशनरी वेव। इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी वेव है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रिंग्स के केस में मैंने आपको बताया कि उसमें स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी वेव कैसी होंगी स्टूडेंट? जरा इमेजिन करें कि हमारे पास उन दो बैरियर्स के दरमियान अब एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो जब इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो इलेक्ट्रॉन अब एक पार्टिकल नहीं है। इस तरह से ना इमेजिन करें, इलेक्ट्रॉन को अब यूं इमेजिन करें, ये एक वेव है स्टूडेंट्स। और ये कौन सी वेव है? स्टेशनरी वेव है। तो इलेक्ट्रॉन किसी दो बैरियर्स के दरमियान इस तरह से मौजूद होगा। अजीब बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कहां है, तो अब आप इसका जवाब नहीं दे सकते कि इलेक्ट्रॉन कहां है। आप कहेंगे सर ये सारे ही इलेक्ट्रॉन है। कुछ बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं। बच्चे समझते हैं कि वेव जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है बट इट मूव्स लाइक वेव, जैसे आप देख रहे हैं। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। जब मैं अगर किसी जगह पर इस तरह से मूव करना शुरू कर दूं, क्या आप मुझे अब वेव कहना शुरू कर देंगे? नहीं। तो अगर यूं होता कि इलेक्ट्रॉन असल में एक पार्टिकल और वो वेव की तरह मूव करता है, तो फिर हम ये ना कहते इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, बल्कि हम कहते कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक अ वेव, ट्रैवलिंग लाइक अ वेव। लेकिन हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, यानी कि असल में कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन कोई वेव की तरह मूव नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन खुद एक वेव है। ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप पहले यूं इमेजिन करते थे, लेकिन अब आप उसको यूं इमेजिन करेंगे। आपको जितना मर्जी वियर्ड लगे, क्वांटम फिजिक्स का मसला ही यही है कि ये बहुत वियर्ड है। बच्चों को इसको डाइजेस्ट करने में, इवन टीचर्स को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े एस्टोनिशिंग, बड़े इंटरेस्टिंग और हमारी आम जिंदगी से बड़े हटकर हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए। अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह इमेजिन करवाया है दो बैरियर्स के दरमियान। नाउ स्टूडेंट्स, हमने तो डिस्कस करना है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में यही इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली कहां मौजूद होता है? वो तो मौजूद होता है न्यूक्लियस के गिर्द। तो न्यूक्लियस के गिर्द अब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह कैसे बनाऊं? अभी तक तो इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह बनाते रहे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन वेव नहीं है। तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन को यूं मूव करवाना शुरू कर दूं लाइक वेव? नहीं स्टूडेंट्स, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव लाइक वेव, बल्कि इलेक्ट्रॉन तो खुद वेव है। तो फिर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन किस तरह का होगा? जरा देखिए, यूं अब आप इमेजिन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ये स्टेशनरी वेव है जो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की बन रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को उस बैरियर में एक लीनियर वेव की तरह इमेजिन करें और उसी लीनियर वेव को आप उठाकर यहां पर गोल दायरे में यानी कि सर्कल में बना दें, तो अब आपकी यही स्टेशनरी वेव बन गई। बहरहाल इलेक्ट्रॉन को अब आपने इमेजिन करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द एक स्टेशनरी वेव है। और स्टूडेंट्स, अब मैं फिर आपसे पूछने लगा हूं इलेक्ट्रॉन कहां है, तो आप कहेंगे सर ये सारा ही इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली आपने पहले इससे इमेजिन नहीं किया हुआ, लेकिन अब आपने इलेक्ट्रॉन को इमेजिन करना है कि लाइक ये एक पूरा इलेक्ट्रॉन है। और आपने हैरान नहीं होना, जब आपने इलेक्ट्रॉन को वेव कह दिया है तो फिर वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर अप्लाई होंगी। और वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसकी स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती, वो किसी एक पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि जो वेव है वो पूरी एक जगह घेरती है, जैसे कि आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉन जो इस वक्त मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और हमने बोला इलेक्ट्रॉन वेव है, डी ब्रोगली ने बोला। और उसके बाद उसने जस्टिफाई किया, उसने कहा भाई मैं आपकी तरह ऐसे बात नहीं करूंगा कि भाई मुझे इसकी वजह नहीं पता बस मान लो। नहीं नहीं, उसने कहा मैं अगर कहूंगा कोई बात तो मैं उसको जस्टिफाई भी करूंगा। तो उसने जस्टिफाई किया, उसने कहा इलेक्ट्रॉन भला क्यों नहीं रेडिएट एनर्जी करता? क्योंकि ना सिर्फ वो वेव है बल्कि वो बड़ी स्पेशल वेव। और कौन सी वेव है? स्टेशनरी वेव है। नाउ स्टूडेंट्स, तीसरी बात देखते हैं। इलेक्ट्रॉन में हमने बोहर के ऑर्बिट में हमने ये भी पढ़ा कि हायर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम भी हो सकती है, ये हम लोगों ने पढ़ा।
अगर मेरे पास दो बैरियर्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आप लोग देख रहे हैं इसके पास अभी एनर्जी कम है, अगर मैं इसकी एनर्जी ज्यादा करना चाहूं तो क्या करूंगा? अब इसकी स्पीड बता रही है कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि पार्टिकल की एनर्जी को डिस्कस करना आसान है, लेकिन अब हमारे लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ये तो है नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास कुछ इस तरह से है दो बैरियर्स के दरमियान। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर ज्यादा दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे भाई? क्योंकि इसमें स्पीड तो नहीं आएगी, ये पार्टिकल तो नहीं है, तो फिर हम कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स? इसका तरीकाकार भी हमारे पास मौजूद है। वो स्टेशनरी स्ट्रिंग याद करें जरा, जब हम स्टेशनरी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो हमारे पास ये लूप्स बनते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसमें ज्यादा एनर्जी दे दें तो हम देखते हैं ये ज्यादा लूप्स बनते हैं, यानी कि अब वो वेव ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करके बताती है कि एनर्जी ज्यादा हो गई है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब उन दो बैरियर्स के दरमियान होगा और मैं कहता हूं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा? बस वो वही स्टेशनरी वेव रहेगी, लेकिन अब वो स्टेशनरी वेव ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, जिसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है या ज्यादा एनर्जी रखता है। तो ज्यादा एनर्जी आने पर भी वो एक वेव ही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा? उस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। आइए इसको उसी तरह से हम अपने एटम में इमेजिन करते हैं। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है लोअर ऑर्बिट में, आप देख रहे हैं इसके कुछ लूप्स बन रहे हैं, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जब ये हायर ऑर्बिट में जाएगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होनी है ना। अब हम कैसे दिखाएंगे? तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जब ये हायर ऑर्बिट में जाएगा तब भी एक वेव बनेगा, लेकिन अब ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव बनेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है यहां पर इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि डी ब्रॉगले जो है वो खाली बातें नहीं कर रहा बोहर की तरह, बल्कि वो हर बात को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो ये देखिए हमारे पास उसने बोला कि हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास हायर एनर्जी होती है, तो वो इसने बताया कि भाई हमारे मॉडल के अंदर हायर ऑर्बिट में हायर एनर्जी हम कैसे दिखाएंगे? अब वो इलेक्ट्रॉन है, वो वेव है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, रहेगा स्टेशनरी वेव। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट्स विद हाई फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। और अगर मैं इस ऑर्बिट से इसको और हाई ऑर्बिट पर ले जाऊं तो फिर आप देखेंगे कि इसकी एनर्जी तो और ज्यादा हो जाएगी। कैसे पता चला मुझे इसकी एनर्जी ज्यादा होगी? क्या इसने तेज घूमना शुरू कर दिया? नहीं स्टूडेंट, वो तो तब होता जब वो पार्टिकल होता, वो तो बोहर की थ्योरी के मुताबिक था। इसमें इसकी एनर्जी इस वजह से ज्यादा हो गई है क्योंकि अब ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, ज्यादा लूप्स बन रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स एक और बात जो इंपॉर्टेंट की बोहर ने, वो क्या थी? बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं रह सकता। इसका मतलब मैं समझाता हूं। स्टूडेंट्स आप लोग देखते हैं कि जमीन के गिर्द सैटेलाइट एक मौजूद है और वो ऑर्बिट कर रहा है। अब ये इस जगह पर ऑर्बिट कर रहा है, अगर इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो तो ये यहां ऑर्बिट करना शुरू कर देगा, थोड़ी सी और कम कर दे तो यहां ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। दूसरे अल्फाज में मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि जमीन के गिर्द सैटेलाइट को ऑर्बिट करने के लिए कोई मुमानियत नहीं है, कहीं पर भी उसके लिए पाबंदी नहीं है कि यहां आपने रिवॉल्व नहीं करना। इसका मतलब आप उसको किसी भी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करवाना चाहते हैं, आप उस ऑर्बिट की एनर्जी, उस ऑर्बिट की वेलोसिटी दे दें, वो उस ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। इसका मतलब जमीन के गिर्द जो सैटेलाइट हैं वो कहीं पर भी ऑर्बिट बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के केस में भी हम यही सोचते थे। तो जब हमने बोहर की थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल इमेजिन किया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह पर नहीं रह सकता। अजीब बात है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह पर ऑर्बिट कर रहा है तो हम सोचते थे कि वो यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है। नहीं स्टूडेंट्स, वो या यहां ऑर्बिट करेगा या फिर वो एनर्जी रिलीज करके यहां ऑर्बिट बनाएगा, वो दरमियान में ऑर्बिट नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या वो हर जगह रह सकता है? नहीं, वो सिर्फ सर्टेन ऑर्बिट्स में ही रह सकता है जिनको हम यूं करके बनाते भी रहे। तो ये जो ऑर्बिट्स आप देख रहे हैं ये क्या हैं? ये वो पॉसिबल पोजीशंस हैं, लोकेशंस हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन इनके दरमियान की जो जगह है वहां इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। और फिर जब बोहर से पूछा क्यों नहीं रह सकता, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम, बस हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के मैच करने के लिए हमें यही कहना पड़ेगा। तो इसका मतलब बोहर के पास इस बात का भी आंसर नहीं था। बात ये सच्ची थी क्योंकि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स भी ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन वजह नहीं है हमारे पास कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिजाइड इन सर्टेन ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहां रह सकता है? चंद ऑर्बिट्स में रह सकता है, सर्टेन ऑर्बिट्स, कुछ ऑर्बिट्स है, हर जगह नहीं रह सकता। जैसे सैटेलाइट रह सकता है जमीन के गिर्द। अब इसकी वजह भी किसने दी? इसकी वजह डी ब्रॉगले ने दी।
आप स्टूडेंट्स इसकी क्या वजह दी, तो ये भी देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बोहर के अकॉर्डिंगली लेते हैं, बोहर ने देखा अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि न्यूक्लियस की गिर्द ये जो जगह है ना, यहां इलेक्ट्रॉन मिलता है, यानी कि यहां इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। उसको वजह नहीं पता थी, डी ब्रोगले ने अब उसकी वजह बतानी है। डी ब्रोगले ने इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव इमेजिन किया। उसने जब इलेक्ट्रॉन को यहां पर अपनी थ्योरी के मुताबिक एक वेव इमेजिन किया तो उसने देखा ये वेव कुछ इस तरह से बनी। इस वेव में खास बात क्या है, अगर आप इस पॉइंट से वेव स्टार्ट करें, आप देख रहे हैं ये पॉइंट नोड है, तो जब ये वेव चलती जाएगी तो आप देखेंगे वापस उसी नोड पर दोबारा से नोड बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि यहां हमारी जो वेव है वो सरवाइव कर सकती है, कंप्लीट है। इसी तरह से अगर मैं एक हायर ऑर्बिट देखूं, यहां पर भी बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है और उसे वजह नहीं पता थी, तो डी ब्रोगले ने बोला कि यहां भी क्यों रह सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहां पर वाइब्रेट करता है तो अगर एक जगह नोड हो तो उस जगह पर दोबारा आप मूव करके वापस पहुंचे तो वहां नोड ही बनता है। इस वजह से हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है। और बोहर ने देखा कि इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता और उसकी वजह उसे नहीं पता थी क्यों नहीं रह सकता भाई। अब यहां पर डी ब्रोगले ने यह वजह भी हमें बताई। उसने कहा जरा इस जगह के दरमियान में, दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान में, आइए इलेक्ट्रॉन की वेव को फिट करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, ये नोड है, तो आपको मालूम है मूव करते करते यहां पर वापस क्या बनना चाहिए, नोड बनना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं ये तो एंटी नोड बन रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं वेव को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो अब आप जरा देखें, ये तो हमारे पास क्रस्ट के ऊपर टफना आना शुरू हो गया। और जब क्रस्ट के ऊपर टफ आए, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये तो डिस्ट्रक्टिव होता है। और डिस्ट्रक्टिव में वेव्स क्या करती हैं, एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इलेक्ट्रॉन यहां एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब हमें कभी भी ये पहले नहीं पता चला था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ चंद ऑर्बिट्स में क्यों रह सकता है। डी ब्रोगले ने हमें वजह बताई, क्योंकि वो कहता है डी ब्रोगले कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन उन जगहों पर रह सकता है जहां पर उसके पास n वेवलेंथ हो, पूरी पूरी वेवलेंथ हो। क्या मतलब है, इस ऑर्बिट में मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्यों रह सकता है भला, क्योंकि अगर आप देखो यहां से यहां एक वेव है, यहां से यहां ये दो वेव है, ये तीन वेव है, यानी कि कितनी वेव्स बन रही हैं, तीन वेव्स। अच्छा यहां क्यों रह सकते हैं ऊपर वाले ऑर्बिट्स में, वहां देख लेते हैं। यहां से यहां एक वेव है, फिर दो वेव हैं, फिर तीन वेव हैं और चार वेव्स हैं। और फिर अगर आप इससे एक और ऑर्बिट ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे वहां भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। भला क्यों, क्योंकि वहां पर आपके पास एक, दो, तीन, चार और पांच वेव्स हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां कहां रह सकता है, जहां उसकी जो वेव्स हैं वो पूरी पूरी वेवलेंथ बन रही हो, इंटीग्रल मल्टीपल बन रहा हो, पूरी तीन वेवलेंथ्स हो, पूरी चार वेवलेंथ्स हो, पूरी पांच, पूरी छह, पूरी एन कोई भी नंबर हो सकता है। और फिर उसने ये भी बताया कि जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता वहां क्यों नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर अभी मैंने एग्जांपल बताई कि यहां इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास पूरी वेवलेंथ्स नहीं बन रही। आइए जरा चेक करते हैं, ये देखें एक वेवलेंथ, ये दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ, और ये देखिए ये तो पूरी वेव नहीं, ये तो 3.5 हो गई, 3.5, 3.5 और 3.5, क्योंकि इंटीग्रल नंबर नहीं है, इस वजह से यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सका। तो ये बड़ी जबरदस्त बात हुई कि हमारे पास बोहर ने जो बातें ऑब्जर्व की थी उनकी सही जस्टिफिकेशन हमें डी ब्रोगले ने दी। तो अब ये बात जरूर है कि बोहर की बातें गलत नहीं थी, बोहर के पास बातें बिल्कुल सही थी। सिर्फ फर्क यह है कि बोहर को उन बातों की रीजन नहीं पता थी और वो रीजन हमें डी ब्रोगले ने दी। कॉन्सेप्ट उसका थोड़ा अजीब लगा स्टार्ट में, लेकिन बोहर की सारी बातों की एक्सप्लेनेशन उसके कॉन्सेप्ट में मौजूद है। और जब कोई कॉन्सेप्ट सारी चीजों को, सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को जस्टिफाई कर रहा हो, फिर वो जितना मर्जी वियर्ड हो, जितना मर्जी आपको अजीब लगे, वही सच है, वही हकीकत है और आपने उसी को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास ऑर्बिट्स जो हैं कहां कहां बन सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि ऑर्बिट जो हैं वो हमारे पास चंद जगहों पर बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन चंद जगहों पर रह सकता है, हर जगह पर नहीं रह सकता। कहां कहां रहेगा, उसके लिए बोहर ने हमें एक थ्योरी दी और वो क्या थी, उसने कहा इलेक्ट्रॉन वहां रहेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम, ये MVR एंगुलर मोमेंटम है, उसने बोला जहां उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, NH/2π, यानी H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्यों रह सकता है, क्योंकि वहां उसका एंगुलर मोमेंटम H/2π है। दूसरे ऑर्बिट में क्यों रह सकता है, क्योंकि
2h/2 यानी h/2 का डबल है। फिर थर्ड ऑर्बिट में क्यों रह सकता है? क्योंकि वहां h/2 का 3 टाइम्स है। तो और किसी जगह क्यों नहीं रह सकता उनके दरमियान? क्योंकि वहां h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बनता। अब हम अगर डी ब्रोगली की थ्योरी को बिल्कुल सही साबित करना चाहते हैं, तो अगर हम डी ब्रोगली की थ्योरी से ये फार्मूला किसी तरह से प्रूव कर दें, तो फिर तो डी ब्रोगली की बात 100% सच साबित हो जाएगी। तो ये आपकी बुक ने किया हुआ है। इससे पिछली डिटेल इतनी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन अब ये बात आपकी बुक यहां पर डिस्कस करेगी, और ये बात जो है मैं अब आप लोगों के सामने डिराइव करूंगा। तो हम लोगों ने क्या डिराइव करना है, सुन लीजिए। बोहर का फार्मूला डिराइव करना है। हमने चेक करना है कि बोहर का फार्मूला क्या आ सकता है। किसकी थ्योरी से? बोहर की? नहीं, डी ब्रोगली की जो वेव थ्योरी है उससे क्या बोहर का रिजल्ट आएगा? क्योंकि बोहर का रिजल्ट है तो सच्चा ना। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो हम कहेंगे भाई डी ब्रोगली ने 100% सही बोला है, इलेक्ट्रॉन वाकई में वेव है। तो आइए स्टूडेंट्स अब चेक करते हैं कि क्या ये आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। स्टूडेंट्स अब ये प्रूफ हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्वेशन का जो आप लोग चैप्टर नंबर 19 में पढ़कर आए थे, वो डी ब्रोगली ने बोला था कि हर पार्टिकल एक वेव होता है। तो उसने उसके लिए एक इक्वेशन दी थी। अब उसको वहीं पर आप लोग देखिएगा, मैं वो इक्वेशन लिख देता हूं। वो इक्वेशन है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। mv क्या है? mv आप जानते हैं ना, मोमेंटम है। और मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल का। पार्टिकल्स का मोमेंटम होता है। और ये क्या है? लैम्डा है। वेवलेंथ है। वेवलेंथ किसकी होती है? वेव की। तो ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है? ये थ्योरी यही एक्सप्लेन कर रही है कि हर पार्टिकल क्या है? एक वेव है। तो फिर मैं क्यों नहीं वेव आपके सामने? लेकिन ये जानने के लिए आपको चैप्टर 19 का वो लेक्चर देखना पड़ेगा स्टूडेंट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है डी ब्रोगली की ये थ्योरी को। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब जरा तवज्जो से आप लोगों ने ये बात नोट करनी है। हम लोगों ने एक बात नोट की, और वो क्या थी? डी ब्रोगली ने हमें बताया कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहां कहां रह सकता है। तो उसने बताया जहां जहां उसकी n वेवलेंथ्स बन रही हो, पूरी 3 वेवलेंथ, पूरी 4, पूरी 5 वेवलेंथ, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। नाउ स्टूडेंट्स हम यहां से कह सकते हैं कि मैं लिख देता हूं कि कितनी वेवलेंथ्स बननी चाहिए? n वेवलेंथ्स बननी चाहिए। जरा इमेजिन करें थर्ड ऑर्बिट। ये थर्ड ऑर्बिट है स्टूडेंट्स। इस थर्ड ऑर्बिट में जरा देखिए कितनी वेवलेंथ्स है? 1 2 3। इसी तरह फोर्थ ऑर्बिट में अगला इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो फोर्थ ऑर्बिट में जरा देखिए 1 2 3 4। अब ये हमारे पास हर ऑर्बिट का जो नंबर होगा उतनी ही वेवलेंथ होंगी। तो 5वें ऑर्बिट में 5 वेवलेंथ होंगी, छठे ऑर्बिट में 6 वेवलेंथ होंगी। अच्छा, एक और चीज मुझे यहां पर याद आ रही है, अगर मैं भूल ना जाऊं आप लोगों को बता दूं। जब हम वेव पूछेंगे आपसे कि एक ऑर्बिट में कितनी वेव्स हैं, तो जो ऑर्बिट का नंबर उतनी वेव्स। 5वें ऑर्बिट में 5 वेव्स, छठे ऑर्बिट में 6 वेवलेंथ्स, 8वें ऑर्बिट में 8 वेवलेंथ्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं लूप, तो लूप ये जगह है स्टूडेंट्स। और अगर तीसरे ऑर्बिट में मैं देखूं, तो आप देख रहे हैं कि तीसरे ऑर्बिट में वेवलेंथ तो 3 है, लेकिन हर वेवलेंथ में 2 लूप है। इसका मतलब लूप के कितने बनेंगे? 6। तो लूप डबल बनते हैं। तो अगर मैं 5वें ऑर्बिट में पूछूं कितनी वेवलेंथ है, आप कहेंगे 5। और मैं पूछूं कितने लूप्स है, तो आप कहेंगे 10। छठे में कितनी वेवलेंथ आ रही है इलेक्ट्रॉन की? 6। और कितने लूप्स आएंगे? 12 लूप्स में वो वाइब्रेट करेगा। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 3 वेवलेंथ्स हैं। और ये जो सारा मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, ये तो इस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस ना बन गया। यानी इस ऑर्बिट के सरकमफेरेंस के अंदर हम कह सकते हैं कि 3 वेवलेंथ्स हैं। इसी तरह ये चौथे ऑर्बिट में यहां से लेकर ये सारी 4 वेवलेंथ्स बनी। यानी कि मैं कह सकता हूं ये पूरा सरकमफेरेंस 4 वेवलेंथ्स है। फिर इस तरह पूरा सरकमफेरेंस 5 वेवलेंथ है। तो मैं कह सकता हूं किसी भी ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस किसी भी ऑर्बिट का n वेवलेंथ के बराबर होगा। लेकिन सरकमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास है एंड दैट इज 2πr। तो 2πr किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? n लैम्डा के। तो लैम्डा किसके बराबर हुआ? 2πr। और ये n उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये भी थ्योरी डी ब्रोगली की है, ये भी थ्योरी डी ब्रोगली की है। उसी के मुताबिक हमने इसको वेव इमेजिन किया। तो इसका लैम्डा फिर यही लैम्डा बराबर होगा। तो फिर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। बाय कंपेयरिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने से ये h/mv है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और इसकी राइट हैंड साइड क्या है? 2πr/n। स्टूडेंट्स जिन चीजों पर मैं स्टार बना रहा हूं मैं उनको एक तरफ ले जाता हूं। ये देखिए m
वी और आर, ये एक तरफ, तो एम वी इधर है, उसको आर के पास ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा एम वी आर, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में उधर न्यूमिनेटर में चलेंगे। एन को इधर एच के साथ ले आ जाता हूं, एन एच, और 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड। स्टूडेंट्स कुछ जहन में आया आप लोगों के? गौर से देखिए ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है, आइए पिछले बोर्ड पर चल के दिखाता हूं कि ये फार्मूला तो पिछले बोर्ड पर हम लोगों ने पढ़ा कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई बोहर ने कहा था, और ये सच है। तो फिर हमने देखा कि अगर हम डी ब्रोगली की वेव थ्योरी को भी सच मान लें तो वहां से भी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई आ रहा है। इसका मतलब जो डी ब्रोगली की थ्योरी है वो फिर बोहर की थ्योरी से ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये तो सिर्फ हाइपोथेसिस देता है, इसके पास उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये ना सिर्फ बातें करता है बल्कि उन बातों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से अब आपने इमेजिन करना है। इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल वेव है। 3 डायमेंशनल वेव हम इमेजिन नहीं कर सकते, इनफैक्ट 2 डायमेंशनल वेव को इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से मैंने इलेक्ट्रॉन को एक 1 डायमेंशनल वेव की तरह समझाया, लेकिन याद रखिएगा असल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक 3 डायमेंशनल चीज है जो आपके पास न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।